अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। आज का बड़ा मामला तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ज़बानी तौर पर मुख्तसर फैसला सुनाया और चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में सज़ा मौतली की दरख्वास्त मंजूर हुई। ज़मानत पर उनकी रिहाई का हुक्म दिया, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आए हैं क्योंकि मामला काफ़ी पेचीदा हैं और शायद मामला वो नहीं हैं जो दिख रहे हों, क्योंकि चेयरमैन PTI या कायद PTI वो एक मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। एक तरफ साइफर का मामला है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत है, FIA वहाँ पर मौजूद है और कल देखेंगे कि उनका क्या मामला बनता है, बाहर आते हैं या फिर उसके तहत उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि अभी सिर्फ सज़ा मअतल हुई है और एक कोर्ट का फैसला था उसको मअतल किया गया है। ज़मानत पर रिहाई हुई है। ये केस ख़त्म नहीं हुआ। टेक्निकली मामला ये है कि ये केस ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ मअतल हुआ है। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे आगे जाकर ये मामलात आगे बढ़ेंगे, और फिर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जाहिर है कि अब इलेक्शन करीब है, उसने एक कैंपेन चला दी है कि बिजली की कीमतों के जो बढ़ने के असबाब हैं वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब, और जो लोड शेडिंग थी वो भी मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से थी। तो पिछली हुकूमत के फैसले जो थे वो इसहाक डार साहब की वजह से ख़राब हुए और ख़ुद वो थोड़ा साइड लाइन हो रहे हैं इन सारे फैसलों से, जिसका बोझ उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि बिजली की कीमतें, महंगाई सब आपके सामने। क्या मामला है? इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने आज भी ये मुतालबा किया है। फुल फ्लैज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और तमाम पीपल्स पार्टी के रहनुमा उसमें मौजूद थे, बाशमूल शेर रहमान और दीगर लोग। लेकिन क्या ये मुतालबा उस मुश्तरका मफादात कौंसिल के उस मंजूरी के बाद कोई सही, या जो कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कहें कि काबिल कबूल है, ये को ठीक लगता है? क्योंकि आपने अब किसी भी तौर पर हल्का बंदियाँ करनी है। हल्का बंदियों के लिए जो वक्त दरकार है वो आप सब जानते हैं, काफ़ी अरसे से उस पर बात हो रही है। मामला चल कहाँ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि निगरान सेटअप जो मौजूद है उसकी प्रायोरिटीज़ में जाहिर है कि वो कोई बड़ा फैसला तो लेने से रहे, लेकिन एक महदूद फैसले की हद तक निगरान सेटअप रह सकता है। उससे ज़्यादा इलेक्टेड सेटअप जो है वो उसका काम बनता है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुंजादा चटान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ज़रा शुरू कर लेते हैं। सज़ा मअतल हुई है, ख़त्म नहीं हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। टेक्निकली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सजा मअतल हुई है, खत्म नहीं हुई है। नेचुरली सजा मअतल हुई है, खत्म नहीं हुई है तो आगे फिर इसके जो केस है वो आगे चलेगा। लेकिन इस वक्त तो उस सजा के मअतल होने का या उसके आगे जाने का तो कोई जवाब ही नहीं है। इस वक्त तो जो चीज है सामने आ रही है वो है जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में दूसरी चीज कही है, और वो है कि साइफर का जो केस है और साइफर के मामले पे जो FIA की टीम वहां पहुंची हुई है, और जिस तरह आपने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जिक्र किया और उसके हिसाब से जो ट्रायल होना है, तो इस वक्त तो वो कॉज ऑफ वरी है। अब उसको जब आप देखते हैं तो उसमें एक चीज जो क्लैरिटी से सामने आती है वो ये है कि ये सजा मअतल तो क्या, अगर खत्म भी हो जाए तो इसका जो उनके PTI के चेयरमैन के बाहर निकलने पे या रिलीज होने पे वो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि केस जो आगे दूसरा तैयार है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि उसमें एक कोर्ट है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई है, उससे जो उनकी जमानत है, वो जो उनकी रिमांड है गालिबन 20 दिन का, वो भी हासिल कर लिया गया है। अगर वो हासिल किया गया है तो साफ जाहिर है उसके तहत वो जो है उसी जेल में रहेंगे जिस जेल में वो अभी मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो इस चीज का उनके बाहर निकलने पे या रिलीज होने पे या पाकिस्तान के कवानीन के तहत जो चीजें होनी हैं और जो होनी चाहिए उन पे कोई असर पड़ता नजर नहीं आ रहा। अब लग ये रहा है कि जैसे पब्लिक में भी बात हो रही है और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हैं जो इससे पहले इस सजा के ऊपर भी इसकी वैलिडिटी को सही करार देते रहे हैं। तो उनके मुताबिक जो चीजें सामने हैं वो तो आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में बयान कर दी कि कहाँ से किस तरह करके चीजें चलेगी और उनका पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है वो क्या होगा। आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर आपने देखना है तो आप खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन हुए परसों, वो अगर उसके रिजल्ट का जायजा निकाल दे तो आपको पॉलिटिकल इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि किसका है या किसका नहीं है।
बाहर अभी तो ये लेकिन लग सर रहा है आने कि वाले जो दिनों में, अच्छा आपने चले बड़े सही आपने जिक्र भी कर दिया, मैंने चूंकि इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल इसीलिए कहा कि उस पर सारी चीज़ों पर बात कर लेंगे। मैं ज़रा एक दो चीज़ें और भी हैं, पॉलिटिकल सेटअप अब ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी तब्दील है। परवेज़ खटक साहब एक पैट्रियाट बना चुके हुए हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर भी दिख यही रहा है कि धड़े और धड़ा दर धड़ा तकसीम जारी है इस वक्त PTI के अंदर भी, और शायद उसकी बड़ी वजह PTI खुद ही है। अखुंज़ादा चट्टान साहब, सर कैसे देख रहे हैं सज़ा? यही बात दोबारा से आपसे भी करूंगा कि सज़ा ख़त्म नहीं हुई, मअतल हुई है। एक दूसरा केस है, दूसरे केस में ऑलरेडी उनके रिमांड लिया जा चुका है, और जाहिर है वो बड़ा एक हसास नौइयत का मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे मुल्क में बहुत अफसोसनाक अमर ये है कि यहाँ पे हमारे जो इंसाफ का निज़ाम है, जो अदलिया का निज़ाम है, इस पे लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है, इनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुका है। जो फैसले आ जाते हैं, जो केस दाखिल हो जाते हैं, जब जज बनते हैं तो लोगों को पहले से पता होता है कि इस जज के सामने जो ये लगा है इसका फैसला क्या आएगा। ये केस जो सुप्रीम कोर्ट जज के सामने लगा था, बेंच के सामने लगा था, और मुहतरम चीफ जस्टिस साहब के इस पे जिस तरह के रिमार्क्स आए थे, इसके बाद आप भी, मैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्होंने पहले से कहा था कि ये जो फैसला आएगा हाई कोर्ट से, ये किस तरह का फैसला आएगा, और जो लोग पेशन गोया कर रहे थे एन वही फैसला लोगों के सामने आया। बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के बका के लिए, बहुत जरूरी है इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दरीना मुतालबा है, जो इसके लिए हमने बार बार कोशिश किया है, चाहे हम इक़्तिदार में थे 2008 में और हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, इस टाइम भी हमने कोशिश किया था, और चाहे हम अपोजिशन में थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, इस टाइम पे भी हमने कोशिश किया था। वो ये कि इस मुल्क में एक इस तरह का इदारा होना चाहिए जो क्रॉस द बोर्ड एहतिसाब करे, जो जज का, जर्नल का, जर्नलिस्ट का, ब्यूरोक्रेट्स का, सबका एहतिसाब करे, और इस इदारे का क्रेडिबिलिटी ऐसा हो कि वो किसी पे हाथ डाले तो कोई ये न समझे कि इसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है, क्योंकि एहतिसाब और इंतकाम में बहुत मामूली सा फर्क है। और इस मुल्क में हमेशा से एहतिसाब के नाम पे लोगों के साथ इंतकाम हुआ है, सबसे ज्यादा इंतकाम पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है। बहुत सारे इदारे जो अब एहतिसाब किए हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म करने के लिए और इनके लीडरान को सजा देने के लिए बनाए थे। तो ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। एक इस तरह के इदारे सामने आना चाहिए कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो बच न सके, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो जिस तरीके से हमारे एहतिसाब के इदारे। अखुंज़ादा साहब, हुकूमत में रहकर और भरपूर हुकूमत की, 5 साल पूरी हुकूमत की, सिर्फ वज़ीर आज़म तब्दील हुए लेकिन हुकूमत आपकी थी, फिर PDM में भी हुकूमत की, तो मुतालबा किससे? खुद ही करते ये काम, और इतनी ढेर कानून साजी की है अभी जाते जाते 16 माह के अंदर अंदर, बल्कि आखिरी दिनों में तो बहुत, तो कोई इस तरह के इदारे के हवाले से भी कानून साजी कर लेते, क्या था? देखिए जी, इस तरह के इदारे के लिए हमने बार बार 18वीं तरमीम जो हो रहा था इसमें भी हमने कोशिश किया था, मैंने आपको बता दिया इसके बाद नवाज शरीफ। लेकिन हमारे हमारे साथ मसला ये है कि हमें कौम ने कभी इस तरह का मैंडेट नहीं दिया है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी का मैंडेट मिले। आपको अगर याद होगा तो जो 18वीं तरमीम हमने किया था, इसमें भी हमारे साथ सिंपल अक्सरियत भी नहीं था। हमारे असेंबली में सिंपल अक्सरियत न होने के बावजूद हमने 18वीं तरमीम किया, और दो चीजों पे कि एक एहतिसाब के इदारे के बनाने पे हमने बहुत जोर दिया था। लेकिन इस टाइम का जो अपोजिशन लीडर था चौधरी निसार साहब, वो हमारे साथ इस चीज पे तैयार नहीं था, और जाहिर बात है कि जब मुस्लिम लीग तैयार नहीं था तो हम अकेले नहीं कर सकते थे। फिर जब नवाज शरीफ साहब का हुकूमत आया, इस हमने बहुत कोशिश किया था कि इस तरह का एक इदारा हम बनाए, लेकिन फिर हम नाकाम हो गए क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारे साथ ताउन नहीं था। मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी पार्टियों को एक मिसाक करना चाहिए, जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में मिसाक हुआ था, और इस मिसाक में ये लिखना चाहिए कि हम एक इस तरह का इदारा बनाएंगे जो वो अगर किसी के खिलाफ एक्शन ले ले तो किसी को ये शक नहीं हो कि ये कोई सियासी इंजीनियरिंग हो रहा है, जिस तरह के आज लोग कह रहे हैं। अभी देखिए PTI के वही लोग जो के साथ है, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं करप्शन के, लेकिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया को छोड़ दिया वो फरिश्ते बन गए। मुझे पता है कि परवेज खटक ने कितना करप्शन किया है,
मुझे पता है कि अलीम खान ने कितना करप्शन किया है। मुझे पता है कि ये सारे जो जितने जो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने अपने पार्टियां बनाए, कि वो सारे लोग के तमाम जराइम में शामिल है। लेकिन अगर अब हालात बदल गए हैं तो इनके खिलाफ जो है केसेस नहीं चल रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के बका के लिए लाजमी है कि एक इस तरह का इदारा हो इस मुल्क में कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करे, और एक सबके सिर्फ सियासतदानों का भी नहीं, ठीक सबका है। करे। अच्छा चले, आपकी बात सही है, मैं ये समझ रहा हूँ बात, लेकिन सर मसला फिर वहीं आता है ब्रिगेडियर साहब कि खुद हुकूमत में हो, खुद मुतालबात करें, वो समझ में नहीं आती बात। बल्कि करना तो ये है कि आप हुकूमत में हैं, ढेर कानून साजी की है, किसी इस तरह की चीज़ पर भी काम कर लें। लेकिन चलें ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ कब तक आपको दिख रहा है कि चेयरमैन पीटीआई रिहा नहीं हो पाएंगे? क्योंकि मामलात अभी साइफर वाले जो हैं वो अपनी जगह जूं के तू हैं, और उसके अंदर अभी तक कोई ज़मानत शमानत कोई इस तरह की चीज़ जब तक नहीं होती तो यकीनी तौर पर अंदर रहेंगे। तो मामला ये है कि आज का जो फैसला है किस हद तक कारगर साबित होगा चेयरमैन पीटीआई के लिए? सर मैं इसमें क्या कहूँगा, खुंदाजा साहब ने खुद ही कह दिया, और वो पॉलिटिक्स आदमी है, उन्होंने कह दिया कि जी जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी वो माफ हो गए। अब इससे आप पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है, पूरे का पूरा जो मुस्तकबिल का लाए अमल है, वो समझने वाले बड़े क्लैरिटी से समझ सकते हैं कि जी क्या लाए अमल है। अब ये ना, ये पिछली हुकूमत गई है, मैंने तो नहीं कहा, खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा था आपको याद है? मतलब तारीख की बदतरीन हुकूमत थी और तारीख की बदतरीन असम्बली थी। ये एक पॉलिटिकल शख्स कह रहा है। रजा रब्बानी साहब बहुत बड़े, बहुत वो चीज़ों को समझते हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत पुराने वर्कर हैं, वो सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं। वो सेनेट से वॉकआउट कर गए थे, अगर आपको याद होगा। जी हाँ। उन्होंने कहा था कि ये अंधी कानून था, उन्होंने कहा ये ब्लाइंड लेजिस्लेशन हो रही है, जिसका मतलब है अंधी कानून साजी हो रही है। अब अगर एक बदतरीन असेंबली अंधी कानून साजी कर रही थी तो उसमें आप खुद ही समझ जाइए ना कि उस हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या थी। सारे के सारे जो बैठे हुए थे दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। और हमारे यहाँ विशेष पॉलिटिकल, हमारे यहाँ दुख की बात यह है, सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारी पॉलिटिकल विशेष तो बहुत होती है, बट व्हेन वी आर, जब हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं उस वक्त वो विशेष खत्म हो जाती है। अब आप देख लीजिएगा कि नैब का जो आते ही पहला काम जो नैब के कवानीन के साथ किया गया, क्या ये कोई गलत है या कोई रॉकेट साइंस है कि शहबाज शरीफ साहब के पास 1600 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके चार्जेस लगने वाले थे जिससे तो प्राइम मिनिस्टर बने। तो बात यह है कि जो अखंदुल्ला साहब ने बात की है ना एहतसाब की, और एक बेलाग एहतसाब की, और एहतसाब के बाद फिर गवर्नमेंट बनाने की, हमारे यहाँ वो चीज़ें जो है एक वांटिंग स्टेज में रहेगी। अगर वो चीज़ हो जाए और वो बिला तफरीक गैरे हो, यानी कोई किसी का रिश्तेदार ना हो, कोई किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन ना हो, जिसने कोई गलत काम किया है उसको कानून के दायरे में रह के, एहतसाब के दायरे में रह के, उसके ऊपर चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो कोई सोशल वर्क, कोई भी शख्स है, अगर उसने कोई गलत काम किया और हम ऐसा कर सके, अगर हम ऐसा कर सके, हमारे आने वाली हुकूमतों में कोई हुकूमत ऐसा कर सके। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ तो दोनों हजरात से इस पर भी बात करता हूँ कि फ़ैसला आ गया है, लेकिन ये मअतल हुआ हुआ फ़ैसला है, को ख़त्म नहीं हुआ है, केस ख़त्म नहीं हुआ, सज़ा ख़त्म नहीं हुई। अब इस पर जो हतमी फ़ैसला आना है तब तक के लिए मअतल है, फिर हतमी फ़ैसला आएगा और फिर जो उसकी मियाद है सज़ा की वो पूरी होगी। दूसरी तरफ साइफर है। मामला ये है कि एक तरफ फ़ैसला आता है तो कहा यह जाता है, कुछ लोगों का आम फहम ख्याल है पाकिस्तान में कि ये ट्रोलिंग की वजह से आ गया, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है उसकी वजह से आ गया, कुछ इसको जुर्रतमंदाना फ़ैसला गर्दानते। असल में मामला पेचीदा भी है और कानूनी भी है। जो मामला बिल्कुल सही पैराए में है वो क्या है, उस पर आज ज़रा बात करते हैं, वापस आते हैं ब्रेक से। वेलकम बैक जी। और इस वक्त मामला है उस मअतल वाले फ़ैसले का जो आज आया, और उसके बाद एक और केस और उसकी सज़ा, और बल्कि उसी फ़ैसला जो जिसमें ये मअतल की गई है उस फ़ैसले को मअतल किया गया जो पुराना फ़ैसला एक कोर्ट का था, लेकिन सज़ा वहीं की वहीं है। ये बड़ा एक अजीब टेक्निकल सा मामला है और ये कोई इतना आसान है नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो सहूलत मिल रही है PTI के चेयरमैन को
क्या वो सहूलत आम आदमी के पास भी मौजूद है? यहाँ पर ये सवाल बहुत जन्म लेता है कि इंसाफ के तकाजे क्या कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, इस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें, फिर मैं अखुंज़ादा साहब से भी इस पर बात करूँ। इंसाफ के तकाजे तो इस्लाम भाई कहते हैं कि मेरिट के ऊपर चीजें होनी चाहिए। और बहुत अर्सा पहले अगर आपको याद हो तो एक जस्टिस कियानी थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी बड़ी अच्छी खूबसूरत, और वो बड़े मशहूर जस्टिस थे। उन्होंने कहा था कि जी जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। तो वो फैसले किस तरह बोलेंगे? वो फैसले उस वक्त बोलेंगे जब आप बिला तफरीक गैरे हर वो शख्स, चाहे वो ख्वास में है चाहे वो अवाम में है, जब वो इंसाफ के प्रोसीजर से गुजर रहा है तो वो तमाम चीजें जो हैं वो इसलिए नहीं सुनी जा, इसलिए नहीं डिसाइड की जा रही कि इसके जरिए किसी शख्स को क्या फायदा होगा या किसी हुकूमत को क्या फायदा होगा, और वो चीजें उस तरह हों कि जी इसका इंसाफ को क्या फायदा होगा। जो पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं उसके मुरवजा कवानीन को क्या फायदा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड है उसको क्या फायदा होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं उनको क्या फायदा होगा। फिर तो देखिए ना, लोगों को इत्मीनान भी होगा और लोग उस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे। अब जब आप इसकी स्टेजेस बना देंगे तो स्टेजेस में तो फिर आप खुद ही मुझे बताइए ना कि जब स्टेजेस बन जाएंगी तो क्या होगा। अब ये जो पुरानी हुकूमत आई थी इसने सबसे पहले क्या किया था कि नैब के तमाम कवानीन खत्म कर दिए। भाई चलो, अगर नैब के कवानीन गलत थे आप उसको कम से कम डिबेट तो करते, कोई तो उसमें चीजें ठीक थी। लेकिन बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ एक क्या देखिए ना, हम लोग तो एक बाई स्टैंडर्ड हैं जो बाहर रह के चीजों को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर ये बात ज़रूरी है कि अक्रॉस द बोर्ड अगर हम बात कर रहे हैं, अखुंज़ादा साहब, क्या ये सहूलत सबको मैसर नहीं होनी चाहिए फिर? कि मामला तो तोशाखाना का है और मामला करप्शन का है, अब वो मॉरली हो या दूसरा हो, लेकिन मामला करप्शन का है। क्या सबको ये सहूलत फिर होनी चाहिए कि इसी तरह से आसानियाँ मिलें, ज़मानतें हो जाएं, उनके फैसले मुअत्तल हो जाएं? देखिए जी, ये तो सबका नारा था कि इंसाफ सबके लिए, दो पाकिस्तान नहीं एक पाकिस्तान होगा। अगर बकरी चोर को ऐसी नहीं लगा है तो जब करोड़ों और अरबों का करप्शन जिन लोगों ने किया है उसको ऐसी बारक में क्यों लगा है, उसको घर का खाना क्यों मिल रहा है, उनको ये सहूलतें क्यों मिल रही है। तो जहां तक अदालत का ताल्लुक है तो इसका तो कोई नजीर नहीं मिलता है। जो सबको रिलीफ मिला है वो तो कभी किसी को नहीं मिला है। किसी के बारे में कभी अदालत ने ये फैसला नहीं किया है कि मैंने आपको इस केसों में भी जमानत दे दिया, आइंदा जो आपके अगर आपको याद नहीं है तो इसमें भी आपको जमानत मिल गया, और आइंदा भी अगर आप कोई केस बने तो इतनी तारीख तक आपको जमानत मिल गया, चाहे आप मर्डर करे जो भी केस करे आपको इसमें कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो अच्छा अखुंज़ादा साहब, जो नाअहली है आप समझते हैं वो चलती रहेगी, चूंकि अभी सजा खत्म नहीं हुई, सजा मौजूद है, सिर्फ एक मामला मौजूद, तो नाअहली अपनी जगह मौजूद है। चूंकि जो हमारा कानून है आर्टिकल 62H वो तो यही कहता है कि मुजरिम की सजा 2 साल से ज्यादा हो तो वो नाअहल हो जाता है। देखकर सलान भाई, ये तो एक कानूनी बहस है, इस पे तो एक वकील अच्छी तरीके से बहस कर सकते हैं। मैं या ब्रिगेडियर साहब हम तो आपको ये बता सकते हैं कि इंसाफ को किस तरह चलना चाहिए, इंसाफ को किस तरह होना चाहिए। मैं ब्रिगेडियर साहब की दो बातों से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। नंबर एक, उन्होंने नेब कानून की बात की कि नेब कानून में आप लोगों ने तब्दीली की, तो नेब कानून में हर एंकर, हर इंसानी हुकूक के लोगों ने हमसे बार बार पूछा है कि अगर ये नेब कानून सियासी इंजीनियरिंग के लिए बना है, अगर ये इतना जालिमाना कानून है तो उसको आप लोग चेंज क्यों नहीं करते हैं। तो हमने मुहतरम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के कहने पे, अखुंज़ादा साहब, जो तब्दीलियां हुई हैं उससे सियासी इंजीनियरिंग खत्म हो गई। मेरे ख्याल से इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसे खत्म हो गई जिसके जरिए से सियासी इंजीनियरिंग हो सकता था, और कुछ चीजें होंगी शायद, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें जो जालिमाना थे, 90 दिन का रिमांड वगैरह वगैरह, वो अब अगर इस पे मैं बहस करूँ तो लंबा हो जाएगा। दूसरा, जब ब्रिगेडियर साहब ने कहा मौजूदा हुकूमत के बारे में, जो इत्तेहादी हुकूमत था, मैं भी मानता हूँ कि आखिर में उन्होंने जो बिल लाए उनको बिलडोज कर दी। उन्होंने इसके लिए वो तरीका नहीं अपनाया जो कमेटियों में जाना चाहिए था, जिस पे काम करना चाहिए था।
लेकिन ये हुकूमत ने बहुत अच्छे काम भी किए। इस हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा दिया। इस हुकूमत ने खारजा पॉलिसी को दुरुस्त कर दिया। सर मुल्क डिफॉल्ट से बच गया, लेकिन सपोर्ट आम आदमी डिफॉल्ट हो रहा है बेचारा, उसके तो बिल उससे नहीं भरे जा रहे। क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए जी, हुकूमत जिस हालात में मिला था, तो आपको याद होगा कि अपने वजीर खजाना ने कह दिया कि हम तो डिफॉल्ट हो चुके हैं, बस सिर्फ ऐलान करना जो है वो बाकी है। लेकिन इस हुकूमत ने इस मुल्क को अपनी सियासत को कुर्बान करके, इन पार्टियों ने, उनको पता था कि हम इख्तिदार में आके हमें हटाएंगे और खुद आएंगे तो जो सख्त फैसले करेंगे इसका क्या रद्द अमल आएगा। तो उन्होंने अपनी सियासत को कुर्बान कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अवाम में बहुत गम और गुस्सा है महंगाई की वजह से, अवाम में बहुत गम और गुस्सा है बिजली के बिलों की वजह से, गुर्बत की वजह से, फ्यूल की वजह से। लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा जो हुकूमत, अच्छा चलिए सर, जरा इंतखाबात की भी बात कर लेते हैं। इस पर तो काफी डिटेल डिस्कशन हो गई। खुद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहा हूँ, एक तो 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात हो रही है, दूसरा महंगी बिजली का बोझ भी नून लीग पर डाला जा रहा है। और ये बता दें कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के उस मंजूरी के बाद 90 दिन में इलेक्शन मुमकिन है? देखिए जी, आइन में जो है इसमें हल्काबंदियों का कभी नहीं लिखा है कि हल्काबंदियां नहीं होंगी या सेंसस नहीं होंगे तो आप इलेक्शन नहीं कर सकते। आइन में लिखा है, दस्तूर में लिखा है कि आप 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करेंगे। न सिर्फ ये आइन में लिखा है, लेकिन आज हमारे मुल्क के जो हालात है, जो मईशत के हालात है, जो दहशतगर्दी के हालात है, इसका तकाजा ये है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। 5 साल के लिए मुंतखब हुकूमत आके इन मसाइल के लिए कोई पॉलिसियाँ बना सकते हैं। निगरान हुकूमत इस मसाइल पे काबू नहीं पा सकते हैं। तो ये वक्त का तकाजा भी है कि जल्द अज जल्द, जितना जल्दी हो सके, इस मुल्क में इलेक्शन हो और मुंतखब हुकूमत के हवाले किया जाए इस मुल्क को, और वो अपने हमारे मुल्क के जो 2 बड़े मसाइल है, एक मईशत का मसला है, एक दहशतगर्दी का मसला है, इसके लिए मुअस्सर किरदार अदा करे। तो ये वक्त का तकाजा है और हम समझते हैं कि इलेक्शन टाइम पे होना चाहिए। रह गई हल्काबंदियां, तो आपको मैं एक बात बताऊं अरसलान भाई, कि अगर ये हल्काबंदियां हो भी जाते हैं तो इससे आप कौमी असम्बली की सीट नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर आप कौमी असम्बली की सीट बढ़ाएंगे या घटाएंगे, सीटों को खत्म करेंगे या ज्यादा करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, तो इसके लिए आपको बिल पास करना पड़ेगा पार्लियामान से, और पार्लियामान तो इस मौजूदा हालात में है ही नहीं। तो मुझे आप ये बताएं, तो सर ये अगर आपके डिलिमिटेशन से हल भी नहीं बढ़ते कैसे हो गई जाते जाते? ये सारी पेचीदगियों का अंदाजा नहीं था। मैं जरा आता हूँ आपके पास इसी सवाल के साथ। ब्रिगेडियर साहब ने मुख्तसर बात इस पे करो अरसलान भाई, मुख्तसर जी प्लीज करें। आप लोग समझते हैं, क्या समझते हैं कि ये सेंसस सिर्फ इलेक्शन के लिए है? ये इलेक्शन के लिए नहीं है, ये हमारे मुल्क चलाने के लिए है कि हमें कितनी स्कूलों की जरूरत है, कितने हॉस्पिटल्स की जरूरत है, कितनी सड़कों की जरूरत है, हमारी कितने अपराध है और हमें कितना बड़े फैसले हैं, बड़े फैसले करने के हैं जो निगरान सेटअप नहीं कर पाएगा। वो यकीनी तौर पर हम भी समझते हैं कि उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये हल्का बंदियों वाली पेचीदगी, ब्रिगेडियर साहब जाते जाते हल्का बंदियों वाली पेचीदगी, मुश्तरका मफादात कौंसिल का वो इजलास फिर हुआ ही क्यों, अगर पता था कि 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे? हुई बताइए, मुश्तरका मफादात कौंसिल, कॉन्स्टिट्यू, ये अपना हल्का बंदियां, ये तमाम चीजें ऐसे मौके पे क्यों की गई हैं जब एक हुकूमत जो है इट वॉज अबाउट टू गो, वो जा रही थी वो हुकूमत। अब इसके अंदर आपको क्या नजर आता है? क्या आप बाहर बैठे हुए ये नहीं सोचते कि ये जानबूझ के उन लोगों ने, जो हुकूमत जा रही थी उसने जानबूझ के एक सोचा छोड़ा है? अब ये क्या किसी को पता नहीं है कि ये कौमी, अगर हल्का बंदियां होंगी तो कौमी असम्बली की नशिस्तें बदली नहीं जा सकती, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपको। तो वहां पे आप मुश्तरका मफादात कौंसिल ले आते, क्यों लेके आते? तो भाई खान अब्बासी ने ठीक कहा है कि तारीख की बदतरीन हुकूमत जिसने इस मुल्क को तबाह और बर्बाद करके रख दिया हर लिहाज से। आप क्या कानून देख लें, क्या अखलाक देख लें। दुख की बात है अगर एक सियासी आदमी ये कह रहे हैं जो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसके अंदर सारे शामिल हैं। तो बात यह है कि आपने इलेक्शन, अभी खान साहब कह रहे हैं इलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इलेक्शन होना चाहिए,
लेकिन क्या जाने वाले हुकूमत की ये इंटेंशन थी कि हुकूमत होना चाहिए? आपके इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है? उसको प्रेसिडेंट बुलाता है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें, वो अमरीकी सफीर को मिलने चला जाता है। क्या अमेरिका ने इलेक्शन कराने हैं पाकिस्तान में? तो इरफान भाई, जो राइटिंग ऑन दी वॉल हैं वो तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट छोड़ के गई है ना, वो हुकूमत छोड़ के गई है जिसने खुद ये इख्तिदार संभाला था और पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करके रख दिया। चलें, बिल्कुल एंड है, तो मैं चाहूँगा खुंजादा साहब इस पर अपना कोई व्यू देना चाहिए। बड़ी जो बात कर रहे हैं कि जाते जाते खुद ये फैसले कर गए हैं खुंजादा साहब। देखिए जी, कुछ फैसले तो ऐसे हैं जो करना जरूरी थे, जो इलेक्शन इस्लाहात थे, जो जुडिशरी के इस्लाहात थे, जो नेब के इस्लाहात थे, ये करना जरूरी थे। कुछ चीजें जो हैं वो गैर जरूरी भी हुई हैं। चले, ये बड़ा अच्छा है अखुंजादा साहब। चले, चूंकि वक्त की कमी थी, यह आपने बड़ा अच्छा कह दिया कि कुछ चीज़ें ज़रूरी थी वो हो गई, कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी थी जो हो गई, लेकिन हुकूमत जो थी वो मुश्तरका थी PDM की। चले, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब और अखुंजादा चट्टान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। बढ़ती महंगाई, बिजली के बिल, वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक जी। अब ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी के हवाले से। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें और मज़ीद एक तलवार लटक रही है कि मज़ीद बिजली का बिल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा जब यूनिट की कीमत बढ़ेगी। प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा है कि पाकिस्तान में बिजली शायद सस्ती होना नामुमकिन हो, और फिर प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर जो लगने वाले मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जो मुख्तलिफ नामों से होते हैं, जो इकोनॉमिस्ट बेहतर जानते हैं और वही इसको ज़्यादा बेहतर डिस्क्राइब करेंगे, तो वो इस पर क्या सोचते और समझते हैं। क्या उन टैक्सेस को वेव किया जा सकता है? क्योंकि आवाम इस इंतज़ार में है कि बिजली के बिलों पर कुछ रिलीफ दिया जाए। जिसका बिजली का बिल 15,000 या 16,000 आता था, अब उसका 26,000 28,000 पर चला गया, और जिसका इसी तरह 28-30 आता था वो 60-70 हज़ार रुपये में जाके पहुंच गया। तो डबल हो गई बिजली की कीमतें भी और बिजली के बिल भी। बड़े मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान में। डॉलर की कीमतें जो कदर है वो अब आउट ऑफ कंट्रोल है, वो 300 रुपये से ऊपर है ओपन मार्केट में, और शायद 350 से ऊपर है। लेकिन क्या पॉलिसी रही हमारी कि हम डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पाए? क्या पॉलिसी रही कि हम मॉनिटरी पॉलिसी के तहत इंटरेस्ट रेट बढ़ाते रहे और महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए? जबकि कहा हमें यही जाता था कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो वो बहुत कम है। पिछले साल के मुताबिक अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो वो 77% की कमी पर खड़ी है। तो अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है उसका जवाल दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ बेहतर हो क्यों नहीं रही? हमारे यहाँ इंडस्ट्री बेहतर क्यों नहीं हो रही? ज़राअत बेहतर क्यों नहीं हो रही? आम आदमी की जो सालाना इनकम है वो बेहतर क्यों नहीं हो रही? डॉलर क्यों ऊपर ही ऊपर जा रहा है और रुपए की बेकदरी क्यों बहुत ज़्यादा है? इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट हैं, आप सारे हजरात उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, माहिर माशियात अशफाक तौला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अशफाक साहब? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला आपने। सर पहले ज़रा आप डॉलर से शुरू कर लें और जानने की कोशिश करते हैं हम बतौर स्टूडेंट कि ये वजह क्या हुई सर कि डॉलर एकदम हाथ से बाहर हुआ, और ऐसा हुआ कि अब तो हमारी पहुंच से भी बाहर हो गया। रुपए की नाकदरी जो है वो इतना प्रेशर बना रही है अब इकोनॉमी समेत आम आदमी की जेब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, पाकिस्तान जो इकोनॉमी वो उसमें एक बहुत बड़ी मतवाजी है, और मैं जिस तरीके से हम अपने रुपए की कदर को खो रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ये IMF की रेसिपी हमारे लिए राइट रेसिपी। जब भी हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं और आप देखते हैं कि जिस वक्त हमारा IMF का प्रोग्राम हम इस पे अमलदारी करते हैं और जब हम मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर रुपया पूरा अपनी कदर और कीमत खो देता है। आप ये देख लें कि जब ये रुपया जब IMF के एग्रीमेंट में आप नहीं थे तो 104 रुपए का था, फिर 118 रुपए का हुआ, और जब 118 से हम 2018 की तरफ से आज तक लेके आए तो ये 300 रुपए 303 रुपए पे क्रॉस कर गया। तो उसकी वजह बेसिकली यही है कि हम IMF के प्रोग्राम में जब भी आते हैं
तो हमें आईएमएफ की जो रेसिपी मिलती है वो ये कहती है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट करें, आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। और ये मेरा ख्याल है हमारी मईशत के लिए जहर कातिल है। हमारी मईशत का खासा ये है जिसमें बहुत बड़ी पैरेलल इकोनॉमी या मुतवाज़ी मईशत होती है। जिन भी कंट्रीज में मैं अगर ये देखता हूं वहां पर आपकी रुपए की कदर मैनेज होनी चाहिए, आपको इंटरेस्ट रेट लो से लो रखने चाहिए ताकि आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आए। साइमल्टेनियसली इस किस्म की मईशत में जब हम इस मईशत को कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखते तो सबसे बड़ी जो सलाहियत हमें चाहिए होती है वो एक्सचेंज कंट्रोल पे होती है कि एक्सचेंज रेगुलेशन को किस तरीके से करें, हम अपनी इंपोर्ट को किस तरीके से कर्व करें। अब देखें जैसे आप आईएमएफ के प्रोग्राम में अभी हमने जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो किया उसमें हमें दो चीजों पे हमें मसले आए हैं और आज जो ये अनकंट्रोलेबल हो गई है इसकी एक सबसे बड़ी वजह वो दो शरायत है। पहली शर्त क्या है कि आपने इंपोर्ट खोलनी है। अब इंपोर्ट खोलने का मतलब ये होता है कि आप जिस तरीके से जो भी चीजें अब आपको उसको इंपोर्ट करने के लिए आपको अलाउ करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त ये थी आपकी कि आपका मार्केट एक्सचेंज रेट और आपका इंटरबैंक रेट में 1.25% का फर्क हो। यानी अगर 100 रुपए का इंटरबैंक है तो 101 रुपए 25 पैसे से ज्यादा मार्केट रेट नहीं होना चाहिए। ये दुनिया में मैं बहुत कम मुल्कों में देखता हूं या बल्कि मैंने देखा ही नहीं है, इसकी कोई नजीर नहीं मिलती कि मार्केट रेट आपका इंटरबैंक को कंट्रोल करेगा। जब इंटरबैंक को कंट्रोल करेगा और इतनी छोटी सी मार्केट होगी तो मैं नहीं समझता कि आप महंगाई को रोक सकते हैं, मैं नहीं समझता आप रुपए की कदर कीमत को रोक सकते हैं। जबरदस्त। सर ये बताइएगा, ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट क्या ये एक किया जा सकता है पाकिस्तान में किसी तरीके से? पहले हुआ है, बल्कि रिवर्स भी आया है कि इंटरबैंक ज्यादा था और ओपन मार्केट कम था। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सप्लाई एंड डिमांड। देखिए आपका एक्सपोर्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाना नहीं चाहता। आपके आईटी एक्सपोर्टर्स हैं वो नहीं चाहते कि वो कहते हैं जी हमें 10-15% का गैप मिल जाता है हम पाकिस्तान क्यों लाए। रेमिटेंसेज आपकी हैं वो बाहर पड़ी हुई हैं, कोई ले आना नहीं चाह रहा, ग्रे में पड़ी हुई हैं। तो ये क्या वजूहत है? ये वजूहत सिर्फ एक ही है कि लोगों को पता है कि अब 1.25% का जब फर्क है तो आपने इंटरबैंक बढ़ाना है। जब इंटरबैंक बढ़ाना है तो जाहिर बात है उनको पता है कि हमें 300 रुपए की बजाय 350 रुपए। ये लालच और हिर्स है और कुछ नहीं है। मैं ये समझता हूं आपको एक्सचेंज कंट्रोल लाने पड़ेंगे और आईएमएफ की ये कंडीशन मिनोअन मैं नहीं समझता, मेरी आजिज राय है ये, मैं भी मेरा ख्याल है गलत हूं, मगर मेरा ख्याल है आईएमएफ की रेसिपी पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए नहीं है। अच्छा सर, चलें, ये तो आपने बड़ा वाज़ेह किया। दूसरी तरफ मैं ज़रा आज आपसे काफ़ी डिटेल जानने की कोशिश करूँ कि एक तरफ सर एफबीआर के सिस्टम्स, चेयरमैन एफबीआर खुद कह रहे हैं कि 500 से 600 अरब रुपए की करप्शन होती है। तो ये तो बड़ी ही अजीब बात है, तो इसको तो रोकना चाहिए था अगर 500-600 अरब रुपए यहाँ भी करप्शन है और ये करप्शन का बोझ भी हम पर डलेगा। मैं आपको यही रोक देता हूँ। मैंने खुद पर्सनली कंफर्म किया है टिवाना साहब से और उनका ये कहना है कि उन्होंने ये नहीं की और मैंने तस्दीक भी की कुछ लोगों से जो वहां मौजूद थे। वहां एक और मौजूद सेनेटर थे, उन्होंने ये बात की थी, ये टिवाना साहब ने नहीं की थी। ठीक हो, लेट मी दिस ऑन द रिकॉर्ड, सो प्लीज। चलिए अच्छा हो गया सर, ये जरा कंफर्म हो गया, अच्छा हो गया। लेकिन क्या सर एफबीआर के सिस्टम्स इतने सहल और आसान और इतने बेहतरीन हैं कि वहाँ कोई मामला नहीं है, वहाँ सारा कुछ ठीक है? नहीं, वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और ये हमारी टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन की रिपोर्ट जिसको मैंने चेयर किया था एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वो रिपोर्ट अगर आप पढ़ लें, वैसे तो कॉन्फिडेंशियल थी बट मीडिया में आ चुकी है। आप चाहें तो मैं आपको भी भेज सकता हूँ, आप उस पर प्रोग्राम करना चाहें मैं आपको। अच्छा अशफाक तौला साहब, एफबीआर सिस्टम्स पे हम हमेशा लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी देखते हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं। सर क्या ऐसी चीज़ आपको लगती है कि आप एक बाहर से आए हुए आदमी अगर वो यहाँ आए इन्वेस्टमेंट करनी हो एक आम आदमी के तौर पे, तो उसको इतने सारे टैक्सेस के नाम पे और इतने सारे डिपार्टमेंट्स के नाम पर डरा दिया जाता है कि उसके कागजात क्लियरेंस में ही टाइम लग जाता है। फिर एफबीआर के पास जाना खुद से एक आम आदमी अगर वो जाना चाहे तो वो भी डरता है। ऐसी क्या वजह है सर पिछले काफ़ी अरसे से? और फिर हम इस रिफॉर्म्स पर जो बात करते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो होनी चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो है ना, आप मनी या इन्वेस्टमेंट की कोई नेशनैलिटी नहीं होती, उसको जहां कन्वीनियंस मिलेगी ना वहां हो जाएगा। तो आपने पहले SIFC जो बनाई है वो इसमें आपको एक बहुत
इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, मगर सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबल पॉलिसीज देनी पड़ेगी। दूसरा, आपकी करेंसी की स्टेबिलिटी मस्ट है। ये दो चीजें अगर होंगी तो फिर इसके बाद आप बाकी सिस्टम बना के वन विंडो ऑपरेशन कर सकते हैं। और दूसरा ये होता है, आपको इन सब चीजों के लिए आपको ऑटोमेशन की जरूरत है। आपको ये सिस्टम्स जो होते हैं, बीआर के हों, एससीसीपी के देखें, बहुत सेल सिस्टम हो गए, आराम से अब आप कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। मगर बीआर के सिस्टम्स अभी भी आपको वन विंडो नहीं है। अब प्रोविंशियल टैक्सेस के अलग होते हैं, फिर प्रोविंशियल के बाद सिटी टैक्सेस अलग होते हैं। आपको यू हैव टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। इट्स लाइक आप एक क्लियरिंग हाउस अगर प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके टैक्सेस, जो भी चीजें होंगी, वो सिर्फ एक जगह होंगी। तो इस किस्म की फैसिलिटेशन आपको देनी पड़ेगी। और हमने अपनी रिपोर्ट में रिफॉर्म्स के ऊपर काफी काम किया हुआ है, और एक और भी हमारी एक मेरा ख्याल है फाइनल रिपोर्ट बाकी है। अगर ये केयर टेकर सेटअप अगर चाहता है, हम वो फाइनल रिपोर्ट भी इनको बना के। सर, बिजली का मामला, इतने हैवी ड्यूटी टैक्सेस और बिल, बड़ी भरमार है पैसों की। अब आम आदमी के तो कमाई इतनी नहीं है जितना उसका बिल आ गया। जिसका बिल पहले 16-17 था, अब वो 30 पर चला गया, जिसका 30 था वो 60 पे चला गया। क्या मुमकिन है गवर्नमेंट के लिए सर रिलीफ देना? वैसे इस गवर्नमेंट के लिए तो लगता नहीं, क्योंकि 2 इजलास हो गए, उसमें कोई खातिर खा बात नहीं हुई, वो सिर्फ किस्तों की बात कर दी है उन्होंने बिल के। लेकिन आम आदमी के लिए तो किस्तें और बड़ा मसला है, क्योंकि अगला बिल उसमें वो भी ऐड होकर आ जाएगा। देखिए, अब टैक्सेस की भरमार, टैक्सेस मेरा ख्याल है कोई एक नया टैक्स नहीं लगा, वो सारे पुराने टैक्सेस हैं जो 2-3 सालों से आपके होते हुए आ रहे हैं। टैक्सेस में इजाफा, यस, जब भी आपकी बेस प्राइस में इजाफा होगा, और बेस प्राइस में इजाफे की सबसे बड़ी वजह आपकी डीवैल्यूएशन है, नंबर 1। दूसरा, काइबोर रेट आपका जो बढ़ा है उस वही है। ये दो बड़ी उनसर होते हैं जिसकी वजह से आपका रेट बढ़ता है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो फ्यूल की प्राइसेस में काफी इजाफा हुआ है। तो अगर आप ये इन तीनों चीजों को देखेंगे, और चौथा, लाइन लॉसेस बहुत हो गए, 18% आपके लाइन लॉसेस है। और सबसे बड़ी मसला आपका ये होता है कि देखें, अगर फर्ज करें एक शहर में लाइन लॉसेस कम है और दूसरे में कहीं बहुत ज्यादा है, तो उन सबको आपने एक जगह बराबर करके एक इक्वल आपने कर दिया, ये गलत बात है। अगर मेरे शहर की जो कंपनी है वो ज्यादा, जैसे फेस्को है, फेस्को का बहुत नॉमिनल है, तो उसका खमियाजा अगर ये क्यों भुगत रहे हैं फेस्को वाले, जो फैसलाबाद वाले हैं, अगर फर्ज करें कराची या पेशावर या कोयटा में अगर ज्यादा लाइन लॉसेज है या ज्यादा कुंडे लगे हुए, तो उनका खमियाजा वो बेचारा फैसलाबाद वाला क्यों भुगते? तो इस किस्म की पॉलिसीज से आप डिस्करेज करते हैं लोगों को। दूसरी बात, मैं आपको एक और भी बात बताता हूँ कि जो मैंने देखा, जो मेरे पास कुछ एविडेंस आए भी अभी, देखिए इस्तेमाल भी लोगों का ज्यादा है। अब जैसे ताजरों की मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बंद कर दें या 6 बजे तक बंद कर दें, तो पीक आवर्स में आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज होगी, तो आपका बिल वैसे ही कम आएगा। अब अगर फर्ज करें आप खुलना चाहते हैं, और अगर आप समझ कर लें कि अगर उस वही आपके बिजनेस आवर्स हैं, तो मैं नहीं समझता कि फिर आपको ये शिकायत करनी चाहिए कि जी बिजली के रेट क्यों ज्यादा है। अगर आप ये सारे ताजिर या हमारी एक मुनस्सल कौम अगर हम ये डिसाइड कर लें कि दुकानें जल्दी बंद होंगी, और अगर हम सैटरडे और संडे को इन दुकानों को खुला रखने की इजाजत दे दें, ताकि जिन लोगों को, अगर यानी कि नौकरी पेशा लोग जो होते हैं, जो कि आम दिनों में शॉपिंग ना कर सकें, वो सैटरडे संडे को शॉपिंग कर लें। और अजरों को आप फ्राइडे को बंद कर दें, एक दिन की छुट्टी दे दें, बाकी 6 डेज लेट देम ऑपरेट। तो ये आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। फिर आपको जो एनर्जी मिक्स है आपका, उसकी तरफ तवज्जो देनी होगी। जो आपके RLNG है, उस पे आपको जो प्रोडक्शन है उसको ज्यादा लानी पड़ेगी। जो एक तो जो क्रिमिनल, अच्छा अशफाक तौलत साहब, अगर एक चीज़ आपसे जानूं, गैस, बिजली, इसके रेट, और बाहर से जाहिर है इंपोर्ट वाला मामला भी है हमारे यहाँ, तो जो हमारी प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस ना होने की रीज़न क्या बड़ी रीज़न है? हम इंटरनेशनली कंपटीशन में जाएं तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, उसकी तो बड़े रीजनेबल रेट्स हैं। देखिए, इंटरनेशनल कंपटीशन को आप इस तरीके से नहीं देखा जाता, ग्लोबली देखा जाता है। कल कोई हमें कह रहा था, अगर आप इंटरनेशनल उसमें देखें, हमारे जो यहाँ पर कंपैरिजन लोग करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, कि आप अगर फर्ज करें एक मुल्क की बिल्कुल ऑफ पीक की लो रेट ले लेते हैं और पाकिस्तान की हाई रेट ले लेते हैं, बोलते हैं ये कंपैरिजन है। ऐसे नहीं होता।
इंटरनेशनल कंपैरिजन में एप्पल टू एप्पल आप कंपैरिजन करेंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इंपोर्टेड फ्यूल पे चल रहे हैं। इंपोर्टेड फ्यूल का मतलब ये होता है कि आपकी इंपोर्ट है और डॉलर बेस्ड आप इंपोर्ट जब करेंगे और आपकी करेंसी डीवैल्यू होगी तो आपको वैसे ही मसले होंगे। फिर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो कि आपको करनी है, और ये आज के नहीं है, 20-20 30-30 साल के मुआहदे हैं, और ज्यादातर वो मुआहदे जो हुए हैं 2002 में और 2006 में हुए। सही। तो वो मुआहदे, अब ये नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी पे आप ब्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये अगर कोई ब्लेम करता है जो पिछली हुकूमत के नुमाइंदे हैं तो वो उनको भी एक होना चाहिए कि जी 2002 से 2006 में अक्सर वही लोग थे जो 2018 से जो 2022 तक रहे, तो उनको भी मोरद इल्जाम ठहराएंगे। जो 1996 से लेके 2000 तक जिन्होंने मुआहदे किए वो भी मोरद इल्जाम आएंगे। अगर किसी ने 13 से 15 में या 17 तक किए वो भी मोरद इल्जाम आएंगे। तो उसके बाद एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी कि हम कैपेसिटी पेमेंट से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है एक करंट एनर्जी मिनिस्टर है मोहम्मद अली साहब, वही उस एक्सरसाइज को हेड कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है इनके पास ब्लूप्रिंट और सारी चीजें मौजूद है, तो अगर ये चाहें तो उन चीजों को लेके आ सकते हैं। और मैं नहीं समझता, इसमें हमें 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो हमारी कंजम्पशन को हमें कम करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अभी आपके पास सोलर के काफी प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है जिनकी एलोकेशन हो सकती है। अगर आपको 4 सेंट में वो मिलते हैं अभी, और अगर फर्ज करें वो 4 सेंट का मतलब है आपको 12 या 13 रुपए की बिजली प्रोड्यूस हो रही है, और अगर मैं इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी 6-7 रुपए के डाल दूं तो 20 रुपए की बिजली अभी भी मिल सकती है अगर आप नए प्रोजेक्ट अलाउ कर दें और कैपेसिटी पेमेंट भी दे दें। और आपका 25 से कैपेसिटी पेमेंट मेरा ख्याल है वीड आउट होनी शुरू हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली 2-3 सालों में बैलेंस आउट हो सकता है। सर सोलर पॉलिसी आपने जिक्र किया बिल्कुल एंड पे, एक इस पे ज़रा चाहूँगा कि सोलर पॉलिसी पर सर काम हुआ ही नहीं, हालांकि होना चाहिए, अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। अब तो सोलर इंस्टॉलेशन भी लोगों के लिहाज से बहुत महंगी होती जा रही है, तो उस पर क्यों नहीं सब्सिडी देती गवर्नमेंट? गवर्नमेंट सब्सिडी अब दे ही नहीं सकती किसी भी चीज पे। IMF एग्रीमेंट में आप ना कोई एमनेस्टी ना कोई सब्सिडी दे सकते हैं। मगर आप देखें, सोलर एक बेनिफिशियल जरूर है हमारे पास, और ग्रीन एनर्जी है। मेरा ख्याल है आप ये कर सकते हैं उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए, पाकिस्तान में आप उसकी प्रिपरेशन या असेंबली शुरू कर दें। आप इंस्टेड ऑफ के इंपोर्ट के आप सब्सटीट्यूशन कर लें, तो ये आप रॉ मटेरियल मंगाएं या असेंबल करें, कुछ ना कुछ कॉस्ट में कमी वाकई हो जाएगी। आपकी ड्यूटी स्ट्रक्चर को आप मोल्ड कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। तो मोर द मैरियर, अगर आप लार्ज स्केल पे अगर आप करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। मगर अगर आप ये कहेंगे जी हर चीज पे सब्सिडी दे दें, तो भाई आप मुझे एक बात बताइए, टर्फ पे भी आपने सब्सिडी दी थी, क्या हासिल हुआ आपका? आप देख ले लोगों ने, मैं अभी भी कहता हूं आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इनकी पूरी कहा था कि जी इनकी आप इन्वेस्टिगेशन करें। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? हुकूमत गई, इन्वेस्टिगेशन मेरा ख्याल है अभी तक तो कुछ नहीं हो रही होगी, कुछ ना भी नहीं मेरी हो रही सर, जीरो है। तो इस किस्म की चीजों पे भी तो आप देखें ना कि जो लोग पैसे बाहर लेके बैठ गए पाकिस्तान के और ओवर प्राइस किया, उनको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान साल के अपने कम से कम कुछ नहीं 38 से 40 अरब रुपए टैक्स पेयर का पैसा उन पे खर्च कर रही है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अशफाक तौलत साहब माहिर मैशत इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अहम और बड़ी डिटेल गुफ्तगू, वजह क्या है, बिजली के जो बिल हैं वो क्यों इतने ज़्यादा आ रहे हैं, कीमत क्यों बढ़ रही है, डॉलर के मामला क्या हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मसला है, सोलर पॉलिसी, इन सारी चीज़ों पर बात हुई। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखें।